मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन फिर क्यों बनाते हैं। सर जब ये दोनों बैलेंसेस टैली ना हो, ठीक है ना, एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक, और एंडिंग बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट जब टैली ना हो तो फिर हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एंडिंग बैलेंसेस टैली क्यों नहीं हो रहे होंगे। ये दोनों एंडिंग बैलेंसेस इसलिए टैली नहीं हो रहे होंगे क्योंकि या तो कैश बुक में या तो बैंक स्टेटमेंट में, मैंने कहा या तो कैश बुक में या तो बैंक स्टेटमेंट में सर्टेन एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जो नहीं बनी। ठीक है, कैश बुक में कुछ एडजस्टमेंट्स थी वो नहीं बनी, बैंक स्टेटमेंट में कुछ एडजस्टमेंट्स थी वो नहीं बनी। ठीक, और अब हम अपनी कैश बुक बनाकर क्लोज़ कर चुके, वहाँ से एक एंडिंग बैलेंस हमने निकाल लिया है। ठीक है, हम महीने के एंड में बैंक स्टेटमेंट ले आए अपने बैंक अकाउंट की, वहाँ से एक एंडिंग बैलेंस आ गया है। और अब जो है वो एंडिंग बैलेंस आने के बाद हम कैश बुक में एडजस्टमेंट्स और बैंक में जाके बैंक अकाउंट में एडजस्टमेंट्स तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें जो है वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए बनानी पड़ेगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, उस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से जो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आएगा, जो हमारे पास यानी बिज़नेस के पास एडजस्टेड बैलेंस आएगा, वो एडजस्टेड बैलेंस बिज़नेस का वो बैलेंस है जिसको कहाँ पर रिपोर्ट होना है फाइनली, कैश एट बैंक इन द बैलेंस शीट। ठीक, ठीक है, मैंने कहा बैंक रिकन्सिलिएशन को बनाने के बाद जो हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आएगा वो बैलेंस होगा जो कंपनी कहाँ पर रिपोर्ट करेगी या बिज़नेस कहाँ पर रिपोर्ट करेगा, अपनी बैलेंस शीट में एज कैश एट बैंक। ठीक है, यानी बैंक में पड़ा हुआ वो कैश अब दोनों जगहों पर बराबर आ रहा होगा, कैश बुक में भी और बैंक स्टेटमेंट में भी। बैंक रिकन्सिलिएशन के थ्रू हमारे पास एंडिंग बैलेंस बराबर आ जाएगा, तो वो करेक्टेड कैश एट बैंक की फिगर है जिसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट होना है। आइए चलते हैं रूल्स की तरफ जिनके तहत जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, अभी हम देखेंगे वो तमाम रूल्स जिनके तहत बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस कंपनी का नाम मेंशन कर देंगे जिसकी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे जी कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। ठीक, फॉर्मेटिंग भी मैंने कहा मैं बता दूँ। ठीक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अच्छा, यहाँ हम लिखेंगे एज़ ऑन, लेट सपोज जनवरी के मंथ की, तो एज़ ऑन जनवरी 31st, एज़ ऑन जनवरी 31st 2007। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कैश बुक का एक बैलेंस लिखेंगे। ठीक है ना, एंडिंग बैलेंस आएगा यहाँ पर कैश बुक का, और जनवरी के मंथ का एंडिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा हमारे पास बैंक स्टेटमेंट से। ठीक है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जिस करेंसी में आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसे। ठीक, अच्छा, कैश बुक का एक बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, वो बैलेंस आप लिखेंगे। बैंक स्टेटमेंट का एक बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, वो बैलेंस आप लिखेंगे। अगर सवाल में एग्जामिनर आपको कहता है कि कैश बुक शोज़ डेबिट बैलेंस, कैश बुक शोज़ डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि बैलेंस पॉजिटिव है। ठीक, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि कैश बुक शोज़ नेगेटिव बैलेंस या कैश बुक शोज़ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस अब नेगेटिव हो गया। ठीक, तो आप नेगेटिव बैलेंस से कैश बुक शुरू करेंगे, फिर आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और जो पहला जो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है उसको आप माइनस, कैलकुलेटर में माइनस से लेकर फिर आप कैलकुलेशन आगे की करेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स उसके साथ करेंगे। आई होप कि ये क्लियर है। इसी तरह से अगर वो बैंक स्टेटमेंट में कहता है कि बैंक स्टेटमेंट शोज़ क्रेडिट बैलेंस, तो बैंक स्टेटमेंट के लिए या बैंक अकाउंट के लिए क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव, उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक, तो फिर तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, या ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पैसे ऐसे आएंगे जैसे मैंने पॉजिटिवली लिखे हुए हैं। लेकिन अगर वो कहता है बैंक स्टेटमेंट शोड नेगेटिव बैलेंस, तो उसका मतलब वो जो एंडिंग बैलेंस आ रहा है अकाउंट का, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा नेगेटिव में पड़ा हुआ है, एंडिंग बैलेंस नेगेटिव है।
ठीक है, इसलिए वो डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी बैंक की लायबिलिटी कम होते होते नेगेटिव में गई है। तो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे और फिर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप नेगेटिव से शुरू करेंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने रूल्स की तरफ वन बाय वन, उन एडजस्टमेंट्स की तरफ कि जिन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आ जाएगा, कैश एट बैंक का एडजस्टेड बैलेंस। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर कि भाई आपने जिस कंपनी से शेयर्स ख़रीदे थे, किसी कंपनी के आपने शेयर्स ख़रीदे हुए हैं, उस कंपनी ने आज आपको डिविडेंड पे किया। ठीक है, और वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ गया, आपको एक डिविडेंड की एक अमाउंट मिली और वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ गई अमाउंट। सही, वो जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आई है, उस अमाउंट के आने की, वो अमाउंट जो बैंक अकाउंट में आपके आई है, उस अमाउंट के आने की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आप कौन है? कंपनी। ठीक है, कंपनी अपने पास जो डेली ट्रांजैक्शन करती है, अगर उसमें डिविडेंड रिसीव होने की इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो वो कैश बुक में भी कभी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वो एडजस्टमेंट है जिसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना बाकी है, इसको कैश बुक में प्लस करेंगे। ठीक, एक बात ये हो गई। अलावा इसके आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया, सही है, आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया। ठीक, बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, और ये भी जब जनवरी के महीने में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आया तो आप अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक, तो अब ये एडजस्टमेंट भी आपकी कैश बुक में ऐड हो जाएगी। सही, कैश बुक के बैलेंस के साथ इसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसके बाद बैंक ने कुछ चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट किए। आप एटीएम कार्ड्स बनवाते हैं, ठीक है, आप चेक बुक्स बनवाते हैं, उसके चार्जेस कटते हैं। ठीक है, देयर आर अदर सर्टेन चार्जेस, मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं जो कटते हैं। बैंक सर्विसेज करता है, ठीक है ना, एटीएम की जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, ठीक, अगर वो किसी और बैंक के किसी और एटीएम से हुई हो तो फिर उसके चार्जेस भी कटते हैं अकाउंट से आपके। ठीक है, वो सारे सर्विस चार्जेस होते हैं, वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे होंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि वो बैंक स्टेटमेंट में जब शो हो रहे हैं और आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, तो वो बैंक चार्जेस या सर्विस चार्जेस, ठीक है ना, बैंक चार्जेस या सर्विसेज चार्जेस जो है वो आपकी कैश बुक में से अब माइनस होने चाहिए। उनको पहले ही माइनस हो जाना था अगर आपको पता होता। ठीक, चूँकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो और बैंक स्टेटमेंट देख के आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक, तो अब आप अपनी कैश बुक से इसको माइनस कर दें। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर आपके अकाउंट से इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक, आपके अकाउंट से मार्कअप डिडक्ट हो गया, मार्कअप चार्जेस। ठीक है, लेकिन अब वो बैंक स्टेटमेंट में तो शो हो रहा है, आपके अकाउंटेंट ने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। इसका मतलब वो जो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट से बैंक ने डिडक्ट किया है उसे अकाउंटेंट को शो करना चाहिए था, उसने शो नहीं किया। अब वो एडजस्टमेंट आपकी कैश बुक में से बनेगी, कैश बुक में से इंटरेस्ट चार्जेस या मार्कअप चार्जेस माइनस होंगे। अच्छा, इसके बाद हमने किसी कस्टमर से चेक रिसीव किया, ठीक है, हमारा ऐसा कस्टमर जिसने हमसे उधार पर कोई चीज़ ख़रीदी थी, हमने एंट्री की थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक, आज उसने हमें चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। ठीक है, उसके बैंक अकाउंट का चेक हमारे पास आया, हमने अपने बैंक में ले जाकर वो चेक डिपॉजिट करा दिया। ठीक, और हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में उस चेक की पेमेंट को, जब वो हमारे पास थ्रू चेक रिसीव हुई है, उस पेमेंट को हमने डेबिट कर दिया अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में, हमने ये कर दिया था। ठीक है, हमारे बैंक ने उस चेक को डिजिटली तो क्रेडिट किया, यानी हमारे पास एक तरह से इन्फॉर्मेशन आ गई कि हाँ भाई हमने आपके बैंक अकाउंट में वो चेक क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब जब 2 दिन के बाद हमें बैंक से कॉल आई तो हमें पता लगा कि भाई जिस शख्स का चेक आपने बैंक में जमा कराया था, उस शख्स के बैंक से जब पैसा डेबिट करवाने के लिए
और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करवाने के लिए वो चेक को जब हमने क्लियरिंग में भेजा है तो पता ये लगा कि उस शख्स के अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं, ठीक है ना। यानी उस शख्स के अकाउंट में कि जिसका चेक आपने रिसीव किया उसके अकाउंट में तो फंड्स ही नहीं है, ठीक है। 2 दिन बाद हमें पता लग रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसको बैंक ने अपने पास जिसको क्रेडिट कर दिया था डिजिटली, अब उसको फिज़िकली डेबिट भी कर देगा, यानी प्लस माइनस माइनस तो उसका इफेक्ट हो जाएगा ज़ीरो। बैंक ने तो उसको ज़ीरो कर दिया। हमारे अकाउंटेंट को, जिस कैशियर ने ये बात सुनी थी फ़ोन पर, हमारे अकाउंटेंट को उसने बताया ही नहीं, तो उसने जनवरी के पूरे महीने में कैश बुक के अंदर इसका रिकॉर्ड नहीं किया। अब जब बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है बैंक अकाउंट की, तो वहाँ पर पता लगता है कि भाई जो चेक था वो जब डिसऑनर हुआ था तो बैंक ने उसको डेबिट भी किया है, यानी माइनस किया है, लेकिन हमने नहीं किया, ठीक। सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं थे, हमारे पास आज भी वो चीज़ डेबिट हुई हुई है, ठीक है ना। हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में वो चीज़ आज भी प्लस में आ रही है, जबकि बैंक अपने पास से उसको माइनस कर चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा, ऐसे नॉन सफिशेंट फंड्स वाले चेक को, ठीक है, या ऐसे इनसफिशेंट फंड्स वाले चेक को अपने पास से आज हम क्या कर देंगे, अपनी कैश बुक से आज हम क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत हो सकती थी कि जिसकी वजह से बैंक, सामने वाले शख्स का बैंक जिससे हमने चेक वसूल किया था उसका बैंक वो चेक रिटर्न कर देता। जैसे बंदे के अकाउंट में पैसे तो हैं लेकिन उसका सिग्नेचर चेक से डिफ़र कर रहा है तो भी चेक रिटर्न हो जाएगा। अमाउंट वर्ड्स इन फिगर्स से मैच नहीं होती तो भी चेक रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे केसेस में चेक डिसऑनर चेक ही होता है, ठीक। डिसऑनर चेक्स, जितने भी डिसऑनर चेक आपके पास आए अब कैश बुक से वो माइनस होंगे, अगर वो दौरान उस पीरियड के कि जिसमें आप कैश बुक बना रहे थे उसमें आपकी कैश बुक से आपने उस ऑलरेडी डेबिटेड चेक को माइनस नहीं किया है, तो अब आप उस कस्टमर के डिसऑनर चेक को अपने पास से कैश बुक के कॉलम से माइनस करेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे होते हैं, कुछ इतने अच्छे कस्टमर्स भी होते हैं कि जो हमारे बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है और वहाँ वो पैसा डायरेक्ट डिपॉजिट करा देते हैं, डायरेक्ट ले जाकर जमा करा देते हैं। तो हमारे बैंक अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया, पूरे जनवरी के महीने में हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ठीक। तो इसको हमें कैश बुक में ऐड करना चाहिए, ठीक है ना। कैश बुक के कॉलम में अब इसको ऐड करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है इसका तो रिकॉर्ड यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। अच्छा, ये डायरेक्ट डिपॉजिट कभी सवाल में डायरेक्ट ट्रांसफ़र के नाम से आ रहा होता है, ठीक है। कभी कभार एग्जामिनर यहाँ पर लिख देता है बैंक गिरो क्रेडिट, बैंक गिरो क्रेडिट, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र का ही दूसरा नाम है, ठीक। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी से चेक वसूल किया, ठीक है, उस चेक को हमने बैंक में जमा कराया, ठीक। और जब वो चेक हमने बैंक में जमा कराया तो चेक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। चेक की पेमेंट अभी भी आना बाकी है और महीना लेट सपोज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने 30 जनवरी को चेक जमा कराया, 30 जनवरी को था फ्राइडे, ठीक है। एक कस्टमर का चेक मुझे मिला था, ठीक है, जिससे मैंने उधार पर सेल की थी और उसने मुझे चेक दे दिया। मैंने चेक ले जाकर जमा कराया बैंक में अपने, ठीक। बैंक ने उस चेक को वसूल किया और उस चेक को क्लियरिंग पर भेज दिया, लेकिन फ्राइडे को चेक रिसीव किया, जनवरी की 30 को चेक रिसीव किया था मैंने, ठीक। अब जब वो चेक क्लियर होकर आया तब डेट थी 2 फरवरी, ठीक है ना। 2 फरवरी की डेट आ गई, सही। जनवरी 30 को था फ्राइडे, 31 हो गया सैटरडे, 1 हो गया संडे, ठीक। अब वो मंडे को 2 फरवरी को क्लियर होता है। जब वो 2 फरवरी को क्लियर होता है चेक, तो इसका मतलब क्या है, मेरी कैश बुक तो बंद हो गई ना। 31 जनवरी को कैश बुक क्लोज़, ठीक है। जब कैश बुक क्लोज़ हो गई हमारे पास तो इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ अब बाद में आ रही होगी, ठीक। बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ अब बाद में आ रही होगी, सही है। 2 फरवरी को आ रही होगी, ठीक है। जबकि
वो क्लियर चेक मैं जनवरी के महीने में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है। अब जो 2 फ़रवरी को चेक क्लियर हो रहा है उसको मैं जनवरी में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, क्योंकि जनवरी में वो चेक मुझे रिसीव हुआ था। मैंने ये मान लिया था कि वो 30 जनवरी को मेरे पास चेक की पेमेंट आ गई है, ठीक है। बैंक उसको अपने पास 2 फ़रवरी को रिकॉर्ड करता है, तो जनवरी के महीने तक तो वो चेक क्या हुआ, वो चेक जनवरी के महीने तक अनक्लियर्ड है। जनवरी के महीने की हद तक उस चेक की क्लियरिंग नहीं हुई। जनवरी के महीने तक वो चेक अभी भी ट्रांजिट में, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, वहाँ से पैसा अभी भी आना बाकी है। वो फ़ेब में आ रहा है ना, तो वो फ़ेब के रिकॉर्ड में बैंक अकाउंट में चला गया हमारे पास, जबकि वो बैंक अकाउंट में आना कब चाहिए था, जनवरी के रिकॉर्ड में, क्योंकि मेरे पास, कंपनी के पास, कंपनी की कैश बुक में वो जनवरी के रिकॉर्ड में अवेलेबल है, ठीक। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट में हम यहाँ पर ऐड करेंगे डिपॉजिट इन ट्रांजिट कह लें आप, ठीक है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक, लेट डिपॉजिट, या फिर इसका जो एक मशहूर सा नाम है आप सबको पता ही है, अनक्लियर्ड चेक्स। नहीं पता तो मैंने अभी बता दिया इतनी डिटेल में, अनक्लियर्ड चेक्स, ठीक है। मैं अपनी बात फिर से भी रिपीट कर दूं, एग्जामिनर कभी कभार आपको ये कह सकता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डेबिट है, तो फिर आप नेगेटिव से बैंक स्टेटमेंट शुरू करेंगे, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फिर नेगेटिव से शुरू होगा, ठीक। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है बैंक स्टेटमेंट का जो है वो बैलेंस पॉजिटिव है या क्रेडिट बैलेंस है, तो फिर पॉजिटिव से आएगा, और फिर उसमें ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट या लेट डिपॉजिट या अनक्लियर्ड चेक जो है वो ऐड होगा, और इसके बाद भी जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसी हिसाब से आएंगी कि अगर उन्होंने ऐड होना है तो ऐड और लेस होना है तो लेस, ठीक। अगली बात पर चलते हैं। एक चीज़ होती है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है सर? स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि कंपनी ने अपने बैंक को बता दिया, हम लोगों ने जो बिज़नेस में रहते हुए अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं कैश बुक में, हमने अपने बैंक को ये बताया कि हमें महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा एक सर्टेन पर्सन को, ठीक है ना, उसको हमें एक सर्टेन अमाउंट पे करनी होती है, ठीक। तो वो अमाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट कर दी जाए, हमारे अकाउंट से माइनस कर दी जाए, ठीक है। बैंक ने वो अमाउंट हमारे अकाउंट से माइनस कर दी, ठीक है, लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट था उसने कैश बुक से उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया, कैश बुक के बैंक कॉलम से, पेमेंट साइड से, बैंक कॉलम से उसने उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया, ठीक। तो ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट जो हो गई है, क्योंकि बैंक को पहले से इन्फॉर्मेशन है कि हर महीने भाई इनके अकाउंट से फ़लाँ जो है वो शख्स को पेमेंट करनी ही करनी है, फ़लाँ इदारे को पेमेंट करनी ही करनी है, तो उसने तो पेमेंट कर दी, हमने नहीं की थी, तो अभी हमारे कैश बुक के कॉलम से स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट भी माइनस हो जाएगी, सही। इसके बाद इसी तरह से हमने बिल्स भरने होते हैं, ठीक है, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होता है, ठीक है, हमने टेलीफोन बिल्स पे करने होते हैं, गैस के बिल्स पे करने होते हैं। तो ये ऐसे डेबिट्स होते हैं जिनको जो है वो ये गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस जिन्हें ये बिल्स पे करने, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। टेलीफोन का इदारा अगर प्राइवेट हो गया लेट सपोज, तो ये हमारे अकाउंट से डायरेक्ट भी पैसा ले लेंगे, डायरेक्ट भी बिल का पैसा जो है वो हमारा बैंक इनको पे कर देगा, ठीक है ना। बैंक ने तो ये पैसा पे कर दिया, आपने ये पैसा अपने पास से माइनस नहीं किया, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से आपने पेमेंट साइड से इसको क्रेडिट नहीं किया, तो अब आप यहाँ से जो है वो ये डायरेक्ट डेबिट्स भी माइनस कर देंगे, ठीक है। लेट सपोज़ कि मेरे पास एक सप्लायर आता है और मैं उसे चेक दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पास सप्लायर आया, मैंने उसे चेक दे दिया, मैंने कहा सर ये रही आपकी पेमेंट, ठीक। अच्छा, वो पेमेंट मेरे पास से तो मैंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से क्रेडिट कर दी, ठीक। मैंने कहा जी ये पेमेंट ले गया, उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराई, पूरे जनवरी के महीने में डिपॉजिट नहीं कराई। उसने कहा अभी 6 महीने तक वैलिडिटी होती है चेक की, जब मेरा दिल चाहेगा मैं जो है वो डिपॉजिट करा दूंगा अपने अकाउंट में, ठीक है। और या तो उसने जाकर जो है वो मेरे अकाउंट मेरे बैंक में जाकर के जो है वो काउंटर पे देकर चेक कैश नहीं कराया, अनलेस कि मैंने उसको क्रॉस चेक दिया हो, तो फिर तो वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा,
ठीक। तो उसने चेक काउंटर से जाकर कैश नहीं कराया, ठीक है, या फिर उसने पूरे जनवरी के महीने में अपने अकाउंट में चेक जमा नहीं कराया कि भाई मेरे बैंक से वो पैसा जो है वो माइनस हो जाता, ठीक है। लेकिन पैसा माइनस तो मेरे बैंक अकाउंट से कब हो जाना चाहिए था? जनवरी में ही, क्योंकि मैं तो ये मान कर बैठा हूँ कि मेरे पास जो सप्लायर आया मैंने उसको जनवरी में पेमेंट कर दी है, मेरी कैश बुक से वो पेमेंट माइनस हो गई है, तो बैंक अकाउंट से भी वो जनवरी में माइनस हो जानी चाहिए थी। अब क्योंकि वो सप्लायर बैंक में जाके डिपॉजिट ही नहीं करा रहा चेक अपने, ठीक है ना, या वो मेरे बैंक से जाकर चेक कैश ही नहीं करा रहा, ठीक, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो जनवरी की पेमेंट है वो माइनस ना हो, ठीक है ना, बाद में कभी ना कभी माइनस हो जाएगी, लेकिन वो बिलोंग तो कौन से महीने को करती है? जनवरी को। तो उसको माइनस भी कब होना चाहिए था मेरे बैंक अकाउंट से? जनवरी में। नहीं हुआ। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इस वजह से एडजस्ट नहीं हो रही, एडजस्टेड बैलेंस इस वजह से नहीं आ रहा। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, ऐसे चेक को जिसको हमारे सप्लायर ने अभी भी जो है वो बैंक से जाकर नहीं निकलवाया हमारे, ठीक है, तो ऐसे चेक को हम अपने पास से क्या कर देंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे। ये चेक होगा अनप्रेजेंटेड चेक। ये चेक अभी भी हमारे सप्लायर ने प्रेजेंट नहीं किया है फॉर पेमेंट, ठीक, लेकिन हम तो उसको पे कर चुके हैं, हमारी कैश बुक से वो माइनस है, हमारे लिए तो पेमेंट हो गई है, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है, इसीलिए ये बैंक स्टेटमेंट से माइनस होगा सर, ठीक। अनप्रेजेंटेड चेक भी इसको कह सकते हैं, ठीक। अभी भी ये चेक आउटस्टैंडिंग है, आप इसको आउटस्टैंडिंग चेक भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये वो तमाम रूल्स या एडजस्टमेंट्स हैं जिनको करने के बाद आपके पास, अज्यूम तो मैं यही करता हूँ कि आपके पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का एक एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा, और ये वो बैलेंस होगा जिसको कहाँ पर रिपोर्ट होना है, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में, ठीक है। तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ये मेरी पिछली वीडियो में भी आप जाकर लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो ये वो तमाम रूल्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप इन रूल्स को अपने पास नोट डाउन करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको अपने पास लिखें, इसको नोट डाउन करें और इसको समझें, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा एग्ज़ाम में। अच्छा, ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं ये हमारी जो है वो कैश बुक की एंट्री सिर्फ रिकॉर्ड होती हैं, हम कैश बुक की सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपने पास, क्योंकि वो पूरे पीरियड में रिकॉर्ड नहीं हुई होती, ठीक। बैंक की जो एंट्रीज़ होती हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है बैंक में जाकर तो हमने एंट्री करनी नहीं है, ये हमें तो सिर्फ वो बैलेंस चाहिए था ना, हमें वो एंडिंग बैलेंस चाहिए था जिससे हमने बैलेंस शीट में रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब ये तमाम एंट्रीज़ हमारी कैश बुक में होनी थी लेकिन ये नहीं हुई, तो अब इनकी हम एडजस्टमेंट या इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनाएंगे। बैंक स्टेटमेंट में जो कोई भी एडजस्टिंग एंट्री हुई है उसकी एडजस्टिंग बनाने की एज सच जो है वो ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कहीं का भी एरर हो, ठीक है, अगर सवाल में कैश बुक का एरर आता है, तो वो कैश बुक में ही ठीक होगा, ये बात आपने अपने पास लिखनी है, याद रखना है। अगर कहते हैं जी कैश बुक में 800 रुपये ऐड होने थे, ठीक है, हमारे कैशियर ने 8000 से ऐड कर दिया है, तो जो माइनस करके फिगर आएगी वो कैश बुक के ही कॉलम से माइनस होगी। अब बैंक रिकन्सिलिएशन में कैश बुक के कॉलम से माइनस होगी, ठीक है, उसका बैंक से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक। इसी तरह से अगर कभी ये कह दें कि जी 500 रुपये लिखना ही भूल गया कैशियर हमारा या हमारा अकाउंटेंट, तो वो भी कैश बुक के ही कॉलम में जाकर ऐड होगा, ठीक, क्योंकि वो बैंक स्टेटमेंट में वो हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर जो है वो बैंक का कोई एरर हो, ठीक, बैंक का एरर हो, वो बैंक में ही ठीक होगा, सही, उसको कैश बुक में ठीक नहीं करेंगे। कोई फिगर जो है वो बैंक में मिस हो गई लिखने से, ठीक है ना, कोई फिगर जो है वो बैंक में कुछ थी लेकिन वो कुछ और लिखी जानी थी, ठीक, कम थी ज़्यादा लिख दी गई, ज़्यादा थी कम लिख दी गई, तो जो भी डिफरेंसेस आ रहे होंगे वो जहाँ का एरर होगा वो वहीं पर ठीक होगा, ठीक। तो ये थी हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रूल से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो। अब मैं फाइनली इसके क्वेश्चंस पे जाऊँगा अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे। हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे पास टी अकाउंट फॉर्म में आता है वो भी, और जो लिस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो भी।